अचानक मुझे होली रेस के 12 तालिस्मन्स मिल गए, लेकिन सिस्टम ने मुझे उनमें से सिर्फ एक तालिस्मन चुनने की अनुमति दी। बाकी तालिस्मन्स को अनलॉक करने के लिए मुझे रेप्यूटेशन पॉइंट्स कमाने थे। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने आखिरकार हॉर्स तालिस्मन चुन लिया। शुरुआत में मेरा विचार बहुत सीधा था। हॉर्स तालिस्मन की हीलिंग पावर की मदद से मैं मॉडर्न वर्ल्ड में एक डिवाइन हीलर बन सकता था, सभी तरह की चोटें और बीमारियां ठीक कर सकता था और आसानी से नाम और दौलत कमा सकता था। लेकिन जब मैंने इस योजना के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया तो मुझे एक बड़ी समस्या दिखाई दी। आखिर मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी सुपरनैचुरल पावर दिखाना लगभग आत्महत्या करने जैसा था। यदि सरकार या कोई बड़ी संस्था मेरी शक्ति के बारे में जान जाती तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। खुशकिस्मती से सिस्टम उतना साधारण नहीं था। वह सीधे एक एंशंट वर्ल्ड का पोर्टल खोल सकता था। यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में अचानक एक साहसी विचार आया। जब एंशंट वर्ल्ड मौजूद है तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को क्यों सीमित रखूं? क्यों ना एंशंट वर्ल्ड में जाकर अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करूं, लोगों की मदद करूं और रेप्यूटेशन पॉइंट्स हासिल करूं। जितना अधिक मैंने इस विचार पर सोचा उतना ही यह मुझे शानदार लगने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पुराने जमाने के कपड़ों का एक सेट खरीदा, साथ ही कई तरह के प्रॉप्स और उपकरण भी तैयार किए। सब कुछ दोबारा चेक करने के बाद मैं टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर चला गया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। जब मैंने फिर से आंखें खोली मैं खुद को एक विशाल पर्वत की चोटी पर खड़ा पाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल फैले हुए थे। मैंने तुरंत अपनी दूरबीन निकाली और आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद मुझे पास में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे पहाड़ से उतरकर गांव वालों के सामने जा खड़ा होता। अगर मुझे एक इमोर्टल मास्टर बनना है तो मुझे इमोर्टल की तरह व्यवहार भी करना होगा। मनुष्यों को खुद मुझे ढूंढ कर आना चाहिए, उन्हें मेरी महानता महसूस करनी चाहिए। मैंने पहले से तैयार की हुई ड्राई आइस चारों ओर फैला दी। कुछ ही क्षणों में पूरा पर्वत रहस्यमयी धुंध से ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ इमोर्टल कैसे भर गया हो। इसके बाद मैंने अपना पावरफुल स्पॉटलाइट चालू कर दिया। तुरंत एक चमकदार सफेद प्रकाश पर्वत की चोटी से निकलकर सीधे आकाश में जा पहुंचा। दूर दूर तक वह प्रकाश साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय पहाड़ के नीचे स्थित किंगजियन विलेज में माहौल पूरी तरह निराशा से भरा हुआ था। यह कभी एक शांत और सुखी गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक फैली महामारी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। हर तरफ बीमार लोग पड़े हुए थे। गांव का मुखिया जू माओ चिंता में डूबा हुआ था। तभी एक शिकारी घबराकर उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। विलेज चीफ जू, आप गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, कृपया कोई रास्ता सोचिए। मेरी बेटी नायन नायन को बचा लीजिए। उसकी आवाज भय और बेबसी से कांप रही थी। उसके बगल में छोटी नायन नायन लेटी हुई थी। उसका चेहरा नीला बैंगनी पड़ चुका था, शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, सांसें बेहद कमजोर थीं। वह बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसी हालत में जब तक कोई सच्चा इमोर्टल प्रकट न हो जाए किसी के पास कोई उम्मीद नहीं थी। तभी दूर पर्वतों की दिशा से अचानक एक तेज प्रकाश आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी लोगों की नजरें एक साथ उसी दिशा में उठ गईं। जू माओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या यह वास्तव में स्वर्ग का संकेत हो सकता है? लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए, यहाँ तक कि कई बीमार ग्रामीण भी एक दूसरे का सहारा लेकर बाहर आ गए। कुछ क्षण बाद जू माओ अचानक उत्साहित होकर चिल्लाया, चलो जल्दी पहाड़ पर चलते हैं, शायद कोई इमोर्टल हमें बचा सकता है। लेकिन तुरंत किसी ने विरोध किया। विलेज चीफ, वह पहाड़ कम से कम 7-8 मील दूर है। हमारी हालत देखिए, हम मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। ऊपर से रात का समय है, जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं, यह बहुत खतरनाक होगा। सुबह जाना बेहतर रहेगा। गांव वाले हिचकिचाने लगे, लेकिन अगले ही पल शिकारी की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। विलेज चीफ,
सुबह तक शायद इमोतल जा चुके होंगे। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। मेरी बेटी और गांव वाले अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, मैं एक शिकारी हूँ। मैं पहले जाकर रास्ता देखूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं इमोतल से गांव को बचाने की विनती करूंगा। जू माओ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शी मेंग, सावधान रहना। शी मेंग ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए, मैं गांव वालों को निराश नहीं करूंगा। यह कहकर उसने अपनी मशैती उठाई, एक फायर टॉर्च जलाई और अकेला ही गहरे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ मैं अपनी दूरबीन से पूरे दृश्य को देख रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मछली आखिरकार चारा निगल चुकी थी। मैंने आराम से एक समतल चट्टान चुनी। वहां जाकर शांत मुद्रा में बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान इमोतल ध्यान में लीन हो। इधर शी मेंग लगातार पहाड़ चढ़ रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक गुर्राहट गूंज उठी। अगले ही पल कई जोड़ी चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देने लगी। भेड़ियों का झुंड। शिमेंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंचा। मुझे बेचैनी होने लगी। क्या रास्ते में कुछ हुआ है? मेरे मन में बुरा अंदेशा पैदा हुआ। मैंने तुरंत अपना ड्रोन निकाला और उसे नीचे उड़ाया। कुछ ही देर बाद ड्रोन की स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। शिमेंग को लगभग 1 दर्जन जंगली भेड़ियों ने घेर रखा था। वह पहाड़ के बीचों बीच फंसा हुआ था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़े खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। धत, मैंने दांत भींच लिए। अगर यह आदमी यहीं मर गया तो मेरी पूरी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इस समय शी मेंग की फायर टॉर्च लगभग बुझ चुकी थी। उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं। भेड़िए धीरे धीरे उसका घेरा छोटा कर रहे थे। चारों ओर मौत मंडरा रही थी। शी मेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द भर आया। नियान न्यान, मुझे माफ करना, मैं इमोतल को नहीं ला सका। वह अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी रात के अंधकार में अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। धड़ाम! वुल्फ किंग का सिर उसी क्षण फट गया। चारों ओर खून और मांस के टुकड़े बिखर गए। पूरा भेड़ियों का झुंड स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में भय भर गया। वे घबराकर पीछे हटने लगे। शिमेंग भी पूरी तरह अवाक रह गया। उसके सामने जो हुआ था वह किसी डिवाइन टेक्निक से कम नहीं था। अगले ही पल अंधेरे से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके हाथ में एक अजीब आकार का लोहे का हथियार था। उसने भेड़ियों की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, इन जानवरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे क्षेत्र में आकर उपद्रव करे? भेड़िए डर चुके थे, लेकिन पूरी तरह भागे नहीं थे। वे अभी भी हमला करने और पीछे हटने के बीच झिझक रहे थे। उन्हें देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हथियार दोबारा उठाया। एक भेड़िया जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। अगले ही पल पूरे भेड़ियों का झुंड बुरी तरह घबरा गया। वे चारों दिशाओं में भागने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका खाली हो गया। यह दृश्य देखकर शी मेंग बेहद खुश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू इम्मोर्टल, आपने मेरी जान बचा ली, वह उत्साह से चिल्लाया। लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने धीरे से अपना हाथ उठा दिया। ठीक है, पहले तुम्हारे घाव ठीक कर देता हूँ। मेरी आंखों में हॉर्स टैलिस्मैन की शक्ति चमकी। अगले ही क्षण बैंगनी रंग की दिव्य रोशनी शी मेंग के पूरे शरीर को घेरने लगी। शी मेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गर्म ऊर्जा उसके शरीर में बह रही हो। जो घाव कुछ समय पहले तक उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे, वे पलभर में गायब होने लगे। यहाँ तक कि प्लेग के सारे लक्षण भी बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह समाप्त हो गए। शी मेंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वह लगातार सिर झुकाते हुए बोला, इम्मोर्टल की दिव्य शक्तियां सचमुच अतुलनीय हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसे इतना प्रभावित देखकर मैं मन ही मन संतुष्ट था, लेकिन बाहर से मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा
और उदासीन बना रहा। कुछ क्षण बाद मैंने पूछा, तुम रात के समय इस पहाड़ पर क्यों आए थे? शीमेंग ने तुरंत उत्तर दिया, इम्मोर्टल, हम पहाड़ के नीचे स्थित किंगजियान गांव के निवासी हैं। हमारे गांव में अचानक एक भयानक प्लेग फैल गया है। अनगिनत लोग मर चुके हैं। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया दया कीजिए और हमारे पूरे गांव को बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और एक ऐसे इम्मोर्टल का अभिनय किया जो दुनियावी मामलों से दूर रहता हो। इम्मोर्टल और नश्वर अलग अलग संसारों के होते हैं। मुझे नश्वर दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह सुनकर शीमेंग और अधिक घबरा गया। वह तुरंत जमीन पर सिर टेकते हुए बोला, यिन वैली के इम्मोर्टल गांव वाले सभी निर्दोष हैं। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं, कृपया हमें बचा लीजिए। अब पर्याप्त नाटक हो चुका था। मैंने अपने वस्त्रों के भीतर से एक चांदी जैसी सफेद गोली निकाली। यह किंगी पिल है जिसे मैंने स्वयं रिफाइन किया है। इसे पानी में घोल देना, फिर पूरे गांव को वह पानी पिला देना। इससे यह अजीब बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। शीमेंग की आंखें चमक उठीं। उसने दोनों हाथों से गोली को सम्मानपूर्वक ग्रहण किया। इम्मोर्टल, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। मैं जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। वह जल्दी से मुड़ा और पहाड़ से नीचे जाने लगा, लेकिन तभी मैंने उसे रोक दिया। रुको! शीमेंग तुरंत पलटा। इम्मोर्टल, क्या आपको और किसी चीज की आवश्यकता है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़ुआंग शेनशियान बनने की योजना में इतना व्यस्त था कि इस दुनिया की जानकारी इकट्ठा करना लगभग भूल ही गया था। इसलिए मैंने सहज भाव से पूछा, मैं कई वर्षों से एकांत साधना में रहा हूँ। दुनिया से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। बताओ, अभी कौन सा युग चल रहा है और इस भूमि पर किस शाही परिवार का शासन है? शीमेंग थोड़ा झिझका। इम्मोर्टल, मैं तो सिर्फ एक साधारण ग्रामीण हूँ। दरबार की राजनीति के बारे में अधिक नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वर्तमान में इस भूमि पर झाओ परिवार शासन कर रहा है। यह सुनते ही मुझे तुरंत स्थिति समझ आ गई, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अच्छा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। शीमेंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा, हमारे गांव के मुखिया झो आओ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब मैं वापस जाऊंगा तो उन्हें आपके दर्शन के लिए यहाँ लाऊंगा। इसके बाद उसने सम्मानपूर्वक पूछा, वैसे इम्मोर्टल, पहाड़ से नीचे लौटने के बाद मैं आपके सम्मान में एक स्मारक पत्थर स्थापित करना चाहता हूँ। हम दिन रात आपकी पूजा करेंगे ताकि आपकी जीवन रक्षक कृपा का प्रतिदान कर सके। क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? उसका प्रश्न सुनकर मैं सोच में पड़ गया। यदि मुझे इस दुनिया में प्रतिष्ठा बनानी थी तो एक प्रभावशाली उपाधि की आवश्यकता थी। 12 टेलिस्मैन की शक्तियां उस पवित्र देवता से आती थीं जो 8 महान राक्षसों में से एक था। तो फिर मैं स्वयं को उसी नाम से क्यों न पुकारूं? यह सोचकर मैंने हल्के से सिर उठाया। मैं हूँ पवित्र भगवान सुचेन। गप जाओ, समय बर्बाद मत करो। शीमेंग ने जल्दी से सिर झुकाया। उसने किंगी पिल को सावधानी से संभाला और तेजी से पहाड़ से नीचे भाग गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आ गई। उधर किंगजियान गांव में सभी लोग बेचैनी से शीमेंग का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वह शीमेंग था। जैसे जैसे वह पास आया, ग्रामीणों की उम्मीदें बढ़ती गईं। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने एक इम्मोर्टल से मुलाकात की है। यह उसी इम्मोर्टल की दी हुई दिव्य औषधि है। इसे पानी में घोलकर पी लिया जाए तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। गांव के मुखिया झो माओ आगे आए। उन्होंने संदेह से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह सचमुच कोई इम्मोर्टल था? कहीं वह कोई पर्वतीय आत्मा या भेष बदलकर आया हुआ दानव तो नहीं था? शीमेंग ने तुरंत उत्तर दिया, इम्मोर्टल ने केवल एक हाथ उठाकर पूरे भेड़ियों के झुंड को भगा दिया और मेरे सारे घाव तुरंत ठीक कर दिए। ऐसी शक्ति नकली नहीं हो सकती। इसके साथ ही उसने अपने कपड़े ऊपर उठाए। जहां पहले घाव थे वहां अब कुछ भी नहीं था। यह देखकर झो माओ का अंतिम संदेह भी दूर हो गया। यदि इम्मोर्टल इतने शक्तिशाली हैं तो जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेंगे। उन्होंने तुरंत
एक बड़ा कटोरा पानी मंगवाया। फिर केंगी पिल उसमें घोल दी गई। पूरा गांव लाइन में लग गया। हर व्यक्ति ने केवल आवश्यक मात्रा में ही वह पानी पिया। जैसे ही दिव्य जल उनके शरीर में पहुंचा, सबको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। उनकी सारी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा गांव प्लेग से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। अगले ही पल पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह दिव्य जल सचमुच चमत्कारी है। उस इम्मोर्टल का नाम क्या है? हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें उनके लिए भेंट तैयार करनी चाहिए। शी मेंग ने उत्तर दिया, इम्मोर्टल स्वयं को पवित्र भगवान कहते हैं। उनका नाम सु है और उन्होंने गांव के मुखिया को भी पहाड़ पर बुलाया है। यह सुनकर झो माओ गंभीर हो गए। यदि यह इम्मोर्टल का आदेश है तो मुझे अवश्य जाना होगा। समय तेजी से बीत गया। अगली सुबह उठते ही मैंने आदतन अपना सिस्टम पैनल खोला, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़े देखकर मैं स्तब्ध रह गया। होस्ट सु चेन हॉस तालिस्मन अनलॉक्ड नेक्स्ट तालिस्मन प्रोग्रेस 100%। मैं कुछ क्षणों तक स्क्रीन को देखता रह गया। प्रोग्रेस पूरी हो चुकी थी। रुको, यूनक्सी गांव में इतने लोग भी नहीं हैं। सिर्फ उनकी रेप्यूटेशन से तो यह संभव नहीं होना चाहिए। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, आखिर यह हुआ कैसे? सिस्टम ने उत्तर दिया, होस्ट द्वारा प्राप्त रेप्यूटेशन वैल्यू स्थिर नहीं होती। यह मानवों के विश्वास की गहराई, उनकी कृतज्ञता, घटना के प्रभाव और निर्णयों से उत्पन्न परिणामों पर निर्भर करती है। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। किंगजियान गांव के लोग निराशा और मृत्यु के बीच फंसे हुए थे। जब मैंने उन्हें प्लेग से बचाया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक रूप से उन पर मेरा प्रभाव अत्यंत गहरा पड़ा। उनकी कृतज्ञता और विश्वास सामान्य लोगों से कहीं अधिक मजबूत था, और यही कारण था कि मेरी रेप्यूटेशन इतनी तेजी से बढ़ी। एक अमर की असली पहचान जितनी स्पष्ट होती है, उसका खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी शक्ति की रेंज उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और सामने पड़े पत्थर पर ध्यान लगाया। अगले ही पल वह पत्थर उसकी ओर उड़ने लगा। उसी समय उसके शरीर में ऊर्जा की एक तेज लहर दौड़ गई। उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी इच्छाशक्ति को नियंत्रित करने लगा। धीरे धीरे उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर हवा में हल्के हल्के तैर रहा था। वह उड़ रहा था। यह एहसास इतना अद्भुत था कि उसका दिल खुशी से भर गया, जैसे किसी साधारण इंसान को अचानक आसमान की आजादी मिल गई हो। वह गुफाओं के बीच लगातार उड़ता रहा, लेकिन जब तक उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, तब तक भी वह पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। अब जब उड़ना सीख लिया था, तो जी फूझों की दूसरी क्षमता को परखने का समय आ गया था। उसने अपनी नज़र लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे पहाड़ की चोटी पर रखे एक विशाल पत्थर पर टिकाई। सबसे पहले वह उसी पत्थर को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी इच्छाशक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया और दूर मौजूद उस विशाल पत्थर पर ध्यान लगाया। एक ही पल में वह पत्थर पीली रोशनी से चमक उठा और हवा में स्थिर होकर मंडराने लगा। यह देखकर वह स्वयं भी चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि जी फूझों की कंट्रोल रेंज उसकी कल्पना से कई गुना अधिक थी। इतनी दूरी पर भी उसका नियंत्रण कायम था। तुरंत उसने स्पीड टेस्ट करने का फैसला किया। उसने इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उस बड़े पत्थर को अपनी ओर उड़ाना शुरू किया, लेकिन पत्थर की गति बेहद धीमी थी, लगभग वैसी जैसे कोई व्यक्ति आराम से इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हो। उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि जी फूकर्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी लंबी रेंज और स्थिर नियंत्रण थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी स्पीड थी। फिर भी इस युग में जहां किसी के पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, यह क्षमता पहले से ही किसी डायमेंशन रिडक्शन अटैक जैसी भयानक थी। उसी समय उसे पहाड़ के नीचे से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे याद आया कि पिछली रात उसने शी मेंग को एक डरावने गोरे बूढ़े आदमी को पहाड़ पर ले जाते हुए देखा था। शायद वे गांव के मुखिया को लेकर आ रहे थे ताकि
उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। वह तुरंत हवा में उड़ गया और दोनों के आने का इंतजार करने लगा। जब शी मेंग और झो माओ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने एक वास्तविक अमर हवा में तैर रहा था। दोनों तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हे भगवान, यह विनम्र नागरिक शी मेंग और गांव के मुखिया झो माओ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। फिर उसकी नजर झो माओ पर पड़ी। मुझे बताओ, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है और यह स्थान कहाँ है? झो माओ ने तुरंत उत्तर दिया, यह महान सांग राजवंश के तियानशेंग युग का तीसरा वर्ष है। यह स्थान जियांगनान क्षेत्र के पिंगजियांग प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता है। तियानशेंग का तीसरा वर्ष सांग राजवंश सम्राट रेनजोंग का शासनकाल। उसने मन ही मन जानकारी को दोहराया। उसके पिछली बार दुनिया में आने के समय पूरे संसार में अशांति और विनाश फैला हुआ था। उसे वर्तमान सांग राजवंश की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, तो हान राजवंश को समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है? झो माओ साहित्य का जानकार व्यक्ति था। उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, हान राजवंश को समाप्त हुए 1000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। 1000 वर्ष समय सचमुच सब कुछ बदल देता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब वह फिर से जागेगा तब तक एक सहस्राब्दी बीत चुकी होगी। झो माओ ने सावधानी से पूछा, अमर महोदय, इस बार आपको संसार में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य लेकर आया है? उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं केवल समय की धारा का अनुसरण कर रहा हूँ। यदि कोई लाभदायक कार्य होगा तो वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। इतना सुनते ही शी मेंग तुरंत आगे बढ़ा। महाराज, यदि आपके पास फिलहाल कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कृपया हमारे गांव चलिए। कल आपने हमारे गांव के बच्चों की जान बचाई थी। यह पूरे गांव पर आपका महान उपकार है। कृपया किंगजियान गांव को अवसर दीजिए कि हम आपकी मेहमाननवाजी कर सके। वह पहले मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसके पास पर्याप्त शक्ति है। यह प्राचीन दुनिया थी। यहाँ मास्क पहनकर छिपने का कोई अर्थ नहीं था। अब उसे छिपकर रहने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही वह इस अवसर का उपयोग करके गांव में आए उन लाल टोपी वाले लोगों की स्थिति भी जान सकता था। आखिरकार उसने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि तुम लोगों ने मुझे इतने सम्मान से आमंत्रित किया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद उसने केवल वेई वेई और शी मेंग की ओर देखा। अगले ही क्षण शी मेंग और झो माओ को लगा कि उनका पूरा शरीर अचानक हल्का हो गया है। दोनों के चेहरे भय और आश्चर्य से भर गए। क्या क्या हो रहा है? अमर महोदय, हम उड़ रहे हैं। दोनों सचमुच हवा में ऊपर उठ चुके थे। घबराओ मत, उसने शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से ऊपर उठाया है ताकि रास्ते में फिर कोई समस्या ना आए। लगभग 10 मिनट बाद वे पहाड़ के नीचे पहुंच गए। तभी किसी ने आसमान की ओर इशारा किया। देखो, आसमान में 3 बड़े पक्षी हैं। सभी लोगों ने ऊपर देखा। क्षितिज पर 3 काले बिंदु दिखाई दे रहे थे जो गांव की दिशा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। गांव वालों की आंखें विस्मय से फैल गईं। हे भगवान, क्या वे मालिक, उनकी पत्नी और गांव के मुखिया हैं? कुछ ही देर बाद पूरा गांव इस खबर से गूंज उठा। जब वे वापस गांव पहुंचे तो गांव वालों ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद पवित्र प्रभु, उसने हाथ उठाया। सब लोग उठ जाओ, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। झो माओ तुरंत खड़ा हुआ और पूरे गांव में आदेश देने लगा। आज किंगजियान गांव के लिए सबसे बड़ा उत्सव होगा। हर परिवार अपना सबसे अच्छा भोजन लेकर आए। हम अमर महोदय का स्वागत करेंगे। गांव वालों ने एक स्वर में उत्तर दिया। जी। इसके बाद पूरा गांव तैयारियों में जुट गया। अधिकांश लोग गांव के द्वार तक पैदल जाकर अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था करने लगे। शाम तक वह मेनलोंग परिवार के घर में बैठा था। लंबी दावत के बाद उसका पेट स्मोक मीट, मिल्क पेस्ट्री और उत्तम वाइन से भर चुका था। उसी समय गांव के मुखिया झो माओ फिर खड़े हुए। उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, नदियों और पर्वतों के अमर,
हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। गांव वालों से चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा करेंगे और आपके लिए गांव में एक निवास बनाएंगे। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप यहीं स्थायी रूप से निवास करें। उसने भौहें उठाई। तुम लोग मेरे रुकने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? झो माओ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। महाराज, हमारे इरादे पूरी तरह निष्कपट हैं। हालांकि यह भूमि पवित्र है, लेकिन पिंगजियांग प्रीफेक्चर की सीमाएं युद्ध के वातावरण से घिरी हुई हैं। समय अशांत हो चुका है। महामारी के कारण आसपास के 7-8 गांव पूरी तरह उजड़ चुके हैं और भूतिया नगर बन गए हैं। हम विनम्र लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किंगजियान गांव की रक्षा करें और हमारे साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उसने कुछ क्षण मौन रहकर उनकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। यद्यपि मुझे इस गांव की सादगी और यहाँ के लोगों का स्वभाव पसंद है, लेकिन जो व्यक्ति अमरता की साधना करता है उसे अपना रहस्य बनाए रखना चाहिए। बहुत लंबे समय तक नश्वर संसार में रहना उचित नहीं होता। जो लोग दाव का अनुसरण करते हैं उन्हें ब्रह्मांड के सत्य को समझने के लिए पर्वतों और नदियों के बीच यात्रा करनी चाहिए। गांव में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी समझ गए थे कि एक सच्चे अमर का मार्ग साधारण मनुष्यों के मार्ग से बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए लंबे समय तक गांव में रहना असुविधाजनक था, लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, मैं किंगली माउंटेन पर एक गुफा खोलने वाला हूं और वही हमेशा के लिए रहूंगा। अगर तुम्हें किसी जरूरी काम की आवश्यकता हो तो पहाड़ पर जाकर झो नाव और शी मेघ को ढूंढ लेना। मेरी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। मैंने सहमति में सिर हिलाया। क्या वह इमॉर्टल इलिक्स बहुत कीमती नहीं होता? हाँ बिल्कुल, इमॉर्टल इलिक्स बेहद दुर्लभ होते हैं। उन्हें रिफाइन करने के लिए अनगिनत कीमती स्पिरिचुअल हर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल मेरे पास एक भी नहीं है। मैं कुछ क्षण सोचता रहा। अगर मैं सीधे इलिक्स का उपयोग करके बीमारी ठीक कर दूं तो शायद लोग कुछ समय तक मेरा नाम याद रखें, लेकिन अगर मैं गांव वालों के सामने अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित करूं तो वे इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। यह सोचकर मैंने आगे कहा, हालांकि मेरे पास इमॉर्टल इलिक्स नहीं है, फिर भी मैं अपनी मैजिक आर्ट से उन्हें सीधे ठीक कर सकता हूं। तुम लोग आसपास के सभी गांवों से प्लेग से संक्रमित लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो। मैं कल इसी समय वापस आऊंगा और उन सभी का उपचार करूंगा। यह कहते ही मैंने अपने शरीर पर एक ताबीज थपथ पाया। अगले ही पल मेरा शरीर धुएं की तरह हल्का हो गया। मैं एक भूत जैसी आकृति बनकर सीधे किंगलू पर्वत की दिशा में उड़ गया। नीचे खड़े गांव वाले तुरंत झुक गए। उनकी आवाजें पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। पवित्र प्रभु की जय हो, पवित्र प्रभु की जय हो। मेरे जाने के बाद भी लोग काफी देर तक उसी दिशा में देखते रहे। फिर धीरे धीरे पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ और संक्रमित लोगों को लाने की व्यवस्था पर चर्चा करने लगा। उसी समय अंकल वांग ने झो माओ के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े झो, क्या तुम्हारे झो परिवार वाला झो फैमिली आओ भी उसी 1 बिलियन कोइंस काम में शामिल नहीं था? समय बिल्कुल सही है, उसे भी बाकी लोगों के साथ अंदर ले आते हैं। लेकिन झो माओ कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे चुप देखकर एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा, बूढ़े झो, क्या सोच रहे हो? झो माओ ने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा हूं कि हम पवित्र प्रभु की जीवन रक्षक कृपा का बदला कैसे चुका सकते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई है, लेकिन हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बाकी बुजुर्ग भी गंभीर हो गए। सही कह रहे हो, इमॉर्टल्स दुनियावी चीजों की परवाह नहीं करते। हमारी नश्वर वस्तुओं को तो शायद वे देखना भी पसंद न करें। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर अचानक झो माओ की आंखों में चमक उभरी। मुझे एक तरीका सूझा है। सभी उत्सुक होकर उसकी ओर देखने लगे। झो माओ बोला, हर किसी को प्रसिद्धि और सम्मान पसंद होता है। मंदिरों में भगवान और बुद्ध की भी सोने की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनके लिए धूप जलाई जाती है। भले ही पवित्र प्रभु इन चीजों को महत्व न देते हों, लेकिन अगर हम उनका नाम दूर दूर तक फैला दें
तो निश्चित रूप से वे प्रसन्न होंगे। यह सुनते ही सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि झो माओ की बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद झो माओ ने स्वयं पवित्र प्रभु के कई चित्र बनवाए। फिर उसने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, पवित्र प्रभु का नाम हर गांव, हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाना। अगली सुबह सूरज उगते ही जिंगजियान गांव सक्रिय हो गया। 4-5 मजबूत आदमियों को आसपास के गांवों में भेजा गया। उसी समय शी मेघ भी अपनी बेटी नियानियन को लेकर अपने ससुराल युजिया गांव पहुंच गया। वह अपने ससुर और सास को सुरक्षित स्थान पर लाने आया था, लेकिन जैसे ही वह गांव के भीतर प्रवेश किया, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। पूरा गांव बुरी तरह बर्बाद दिखाई दे रहा था। हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। कई घर जलकर राख हो चुके थे। सिर्फ कुछ खंडहर और धुएं के निशान बाकी थे। यह दृश्य देखकर शी मेंग का दिल बैठ गया। क्या सास ससुर सुरक्षित होंगे? उसी समय एक फटेहाल गांव वाला घबराया हुआ उनके पास से भागता हुआ निकला। शी मेंग तुरंत आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। भाई, यहाँ क्या हुआ? गांव की यह हालत कैसे हो गई? और ली परिवार जो गांव के पूर्वी छोर पर रहता है, उनका क्या हुआ? गांव वाले ने उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक पहचानते हुए बोला, तुम ली परिवार के दामाद हो, है ना? गांव में प्लेग फैल गया है। गांव के मुखिया ने कहा कि संक्रमित लोग मनहूस हैं, इसलिए उसने उन सभी को गांव के बाहर पड़े पुराने पुश्तैनी हॉल में भेज दिया। उन्हें वहीं छोड़ दिया गया ताकि वे अपना ख्याल खुद रखें और लोगों में अफवाहें न फैलें। इसलिए कई घरों को आग भी लगा दी गई। यह सुनते ही शी मेघ का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट और क्रोध एक साथ उभर आए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस नियानियन का हाथ कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से गांव के बाहर स्थित पुराने पुश्तैनी हॉल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तीखी दवा और सड़न की गंध उसके चेहरे से टकराई। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। करीब 1 दर्जन लोग जमीन पर पड़े थे। सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनकी सांसें कमजोर थी। कई लोग तो अपने हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। शी मेघ की नजर भीड़ में तेजी से घूमी और फिर उसे एक कोने में सिमटे हुए 2 परिचित चेहरे दिखाई दिए। उसके ससुर ली और उसकी सास। पिताजी, माँ। वह जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके पास पहुंच गया। आवाज सुनकर ली ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वह उठने की कोशिश करने लगा। शी मेघ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी जाओ, हमें प्लेग हो चुका है, हम तुम्हें भी संक्रमित कर देंगे। लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर शी मेघ के पीछे खड़ी नियानियन पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो ठीक है, लेकिन तुम नियानियन को भी यहाँ ले आए। उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ, अभी। लेकिन शी मेघ ने अपने ससुर के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, नियानियन को कुछ नहीं होगा और आप सब भी बच जाएंगे। हमारे जिंगजियान गांव में अब एक पवित्र पूर्वज प्रकट हुए हैं, वह निश्चित रूप से आप सभी को बचाएंगे। प्लेग हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। शी मेघ की यह बात सुनकर उसके बगल में खड़े कई संक्रमित गांव वाले भी अनायास सिर हिलाने लगे, लेकिन आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अमर, शी मेघ, क्या तुम पागल हो गए हो? ओल्ड ली, तुम्हारा दामाद तो डर के मारे अपना होश खो बैठा है। कौन सी अमर सुरक्षा? इस प्लेग ने इतने लोगों की जान ले ली है, इसे इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता है? चारों तरफ फुसफुसाहटें फैलने लगी, लेकिन इस समय शी मेंग इतना उत्तेजित था कि उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने सीधे सामने खड़े ली हुआयान की ओर देखा। गांव के मुखिया, पान शी मेंग, तुम हमारे लिए फैमिली विलेज में क्या कर रहे हो? अपने किंगजियान गांव की बदकिस्मती यहाँ मत लाओ। क्या तुम अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? जिन्हें प्लेग हो जाता है, उन्हें मरने के लिए पुरखों के हॉल में फेंक देते हो, घरों में आग लगा देते हो और सोचते हो कि इससे प्लेग रुक जाएगा। शी मेघ ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं,
हमारे किंगजियान गांव में एक अमर मास्टर हैं। उन्होंने पहले ही प्लेग का इलाज कर दिया है। मैं आज अपने सास ससुर और इन गांव वालों को इलाज के लिए किंगजियान गांव ले जाने आया हूँ। ली हुआयान ने भौहें सिकोड़ ली। अचानक पिछली रात की एक घटना उसके दिमाग में कौंध गई। गांव से लगभग 10 मील पश्चिम स्थित किंगजियान गांव की दिशा से अचानक एक सुनहरी रोशनी आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी थी। उस समय उसने उसे कोई भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब क्या सच में कोई अमर मास्टर मौजूद था? शिमेंग के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह अभी मना करने ही वाला था कि तभी शिमेंग ने हुआ शान का एक पात्र बाहर निकाला। देखो, यह वही दैवीय औषधि है जो अमर सुसी ने हमारे गांव को दी थी। उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही भीड़ में किसी ने उपहास किया। इतनी बड़ी महामारी उनके लिए मामूली है। कौन जाने यह कोई साधारण इंसान हो जिसे तुमने बढ़ा चढ़ाकर अमर बना दिया हो। अमर लोग इतनी आसानी से धरती पर नहीं आते। यहाँ अफवाहें मत फैलाओ, वरना हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। क्षण भर में पूरा माहौल अराजक हो गया। तभी एक छोटी सी आकृति अचानक भीड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। वह थी नियान नियान। उसका नन्हा शरीर सीधा तन गया। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन बेहद दृढ़। सच में एक अमर मास्टर हैं, और वह बहुत दयालु हैं। इन प्लेग से संक्रमित लोगों को किंगजियान गांव जाने दीजिए। वह निश्चित रूप से सबको ठीक कर देंगे। उसने ली हुआयान की ओर देखा। गांव के मुखिया दादाजी, भले ही आप अमर मास्टर पर विश्वास न करते हों, लेकिन मेरे पिता को इन गांव वालों को ले जाने दीजिए। इससे ली फैमिली विलेज को कोई नुकसान नहीं होगा। संक्रमण भी आगे नहीं फैलेगा। ली हुआयान कुछ देर तक चुप रहा। उसकी निगाह जमीन पर पड़े मरते हुए गांव वालों पर गई। आखिरकार उसका चेहरा नरम पड़ गया। शिमेंग, तुम्हारी बेटी की खातिर मैं इस बार तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह कहकर उसने रास्ता छोड़ दिया। शिमेंग और यूहोंग ने राहत की सांस ली। फिर वे लगभग 1 दर्जन संक्रमित गांव वालों को लेकर किंगजियान गांव की ओर निकल पड़े। उनके जाते ही ली हुआयान की आंखों में एक अलग चमक उभरी। उसने जाते हुए समूह को देखा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मुझे चुपके से जाकर देखना होगा। अगर किंगजियान गांव में सचमुच कोई अमर मास्टर है, तो मैं इस अवसर को यूं ही नहीं जाने दे सकता। लगभग आधे घंटे बाद किंगजियान गांव के मुखिया झो माओझेंग 1 दर्जन गांव वालों के साथ खड़े थे। जैसे ही उन्होंने शिमेंग को लोगों के साथ लौटते देखा, वे तुरंत उनका स्वागत करने आगे बढ़ गए। सफर कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? शिमेंग मुस्कुराया। सब कुछ ठीक रहा। सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब हमें बस पवित्र भगवान के आगमन का इंतजार करना है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 और घंटा गुजर गया। इस दौरान की युजी भी आसपास के गांवों से संक्रमित लोगों को लगातार लेकर लौटता रहा। जब सबको एक साथ गिना गया तो कुल संख्या 30 से अधिक थी। झो माओझेंग ने उत्साह से घोषणा की, पवित्र भगवान दयालु और करुणामय हैं। आज वे इन सभी संक्रमित गांव वालों का उपचार करेंगे। उधर मैं पहाड़ पर आराम से सो रहा था। तभी अचानक अलार्म घड़ी की तेज आवाज गूंज उठी। मैं झटके से उठ बैठा। ओह नहीं, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि आज गांव वालों का इलाज करना है। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, फिर अपनी उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। कुछ ही देर बाद मैं गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया। नीचे का दृश्य देखकर मैं क्षणभर के लिए स्तब्ध रह गया। खुले मैदान में सभी गांव वाले एक सीधी लाइन में घुटनों के बल बैठे थे, मानो किसी भव्य पूजा अर्चना की तैयारी हो। मैं हंसी रोक नहीं पाया। ये लोग तो जरा ज्यादा ही गंभीर हो गए हैं। लेकिन जब गांव वाले इतनी श्रद्धा दिखा रहे थे, तो मैं भी उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। उसी समय नीचे से झो माओझेंग की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पवित्र भगवान के आगमन का स्वागत है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, आसमान में तलवार की एक साफ और तीखी ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। शू, एक चांदी जैसी चमकदार जेर तलवार बादलों को
चीरती हुई नीचे उतरी। वह खुले मैदान के बीचों बीच आकर स्थिर हो गई। तलवार के चारों ओर सुनहरी रोशनी की हल्की परत तैर रही थी। अगले ही पल आसमान से एक सफेद वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी उपस्थिति शांत थी, उसकी आभा अलौकिक थी, मानो कोई स्वर्गीय अमर धरती पर अवतरित हो रहा हो। किंगजियान गांव के गांव वाले भावनाओं से भर उठे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। उनकी नजरों में पवित्र भगवान किसी दिव्य अस्तित्व से कम नहीं थे। यह दृश्य देखकर दूसरे गांवों के लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि ली हुआयान भी अवाक रह गया। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, क्या सचमुच कोई अमर मास्टर मौजूद है? मैंने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सबको औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं आज इन प्लेग से पीड़ित लोगों का उपचार करने आया हूँ। झो माओझेंग तुरंत आगे बढ़ा। पवित्र भगवान, ये आसपास के गांवों के लोग हैं जो प्लेग से संक्रमित हो चुके हैं। कृपया इनकी सहायता कीजिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल दिव्य शक्ति सक्रिय हुई। एक नरम प्रकाश सभी मरीजों को घेरने लगा। जो लोग अभी तक पीले, कमजोर और दर्द से कराह रहे थे, उन्हें अचानक पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उनका दर्द गायब होने लगा, उनकी ताकत वापस लौटने लगी। मेरी दिव्य शक्ति ने उनकी बीमारियां दूर कर दी। उड़ती हुई रस्सियों ने उनका कष्ट समाप्त कर दिया। कुछ ही क्षणों में उपचार पूरा हो गया और तभी भीड़ में किसी ने कांपती आवाज में कहा, अमर मास्टर सचमुच दिव्य हैं। जैसे ही अंतिम प्रकाश की किरण भी विलीन हुई, सभी गांव वाले एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए थे। पवित्र भगवान, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने हाथ उठाया। सब लोग उठ जाओ, इतनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। तभी झो माओझेंग जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर झिझक थी। महाराज, मुझे आपसे एक विनती करनी है। कल मैंने आपका चित्र बनवाने की जिम्मेदारी ली थी और गांव वालों से कहा था कि वे उसे आसपास के गांवों में लेकर जाए। मुझे माफ कर दीजिए। उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, मेरे दिल में पूरा यकीन है कि आपकी प्रतिष्ठा फैलाना मेरे प्लान की सबसे जरूरी कड़ी है, लेकिन फिलहाल बाहर की स्थिति अभी भी संभली हुई है और वैसे भी आपने जो कुछ किया वह लोगों को बचाने के लिए किया था, इसलिए मैं आपको दोष नहीं देता। यह सुनकर झो माओ ने राहत की लंबी सांस ली। लॉर्ड ज़ुआनजुन, एक और विनती है, कृपया हमारे लिए फैमिली विलेज से भी दूर न रहें। हम भी आपकी पूजा के लिए एक मंदिर बनाना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। उसी समय लू युआन ने देखा कि कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। विलेज चीफ, आप यहाँ क्यों हैं? विलेज चीफ ने आदर से उत्तर दिया, मुझे गांव वालों की चिंता थी, इसलिए हम चुपके से आपके पीछे पीछे चले आए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सचमुच लॉर्ड ज़ुआनजुन के दर्शन हो जाएंगे। झो माओ ने उनकी ओर देखा। उसके मन में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। आखिरकार उसने अपनी भावनाएं दबा ली। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन मंदिर बनाना आवश्यक नहीं है। बस वही कीजिए जो आपकी क्षमता में है। लोगों पर बोझ मत डालिए और धन की बर्बादी मत कीजिए। विलेज चीफ तुरंत झुक गया। महाराज निश्चिंत रहे, मैं आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखूंगा और कभी भी लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालूंगा। लू युआन ने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपना सिस्टम पैनल खोला और तुरंत सूसी तालिस्मन को अनलॉक कर दिया। अगले तालिस्मन की अनलॉक प्रोग्रेस पहले ही लगभग 86% तक पहुंच चुकी थी। मन ही मन उसने सोचा, जब दूसरे गांवों के लोग वापस जाकर अपने अपने क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, तब अगला अनलॉक लगभग पूरा हो जाएगा। अब केवल एक सवाल बचा था, अगला कौन सा तालिस्मन चुना जाए? चौथे दिन की सुबह नए बने गांव की एक संकरी गली में अचानक मोटे कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि ताओजी था, या यूं कहें मंकी तालिस्मन की शक्ति से बदला हुआ लू युआन। पिछली रात जब उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह भर गई थी,
तब उसने तीसरे तालिस्मन के रूप में मंकी तालिस्मन चुना था। इस तालिस्मन की शक्ति बेहद अद्भुत थी। यह सिर्फ इंसानों और वस्तुओं को जानवरों में नहीं बदल सकता था, बल्कि किसी व्यक्ति को पूरी तरह दूसरे व्यक्ति का रूप भी दे सकता था। लू युआन गांव में घूमता हुआ आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह एक स्कूल के सामने पहुंचा। दरवाजे पर साफ सुथरा लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था। खिड़की से झांककर उसने अंदर देखा। वह झो माओ खड़ा था। उसके सामने लगभग 1 दर्जन बच्चे बैठे थे। वह धैर्य के साथ बार बार एक ही बात समझा रहा था, ताकि हर बच्चा उसे अच्छी तरह समझ सके। यह दृश्य देखकर लू युआन के मन में सम्मान और बढ़ गया। झो माओ सचमुच विद्वान व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि किंगजियान गांव में उसकी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है। रिसेस के समय बच्चे बाहर खेलने चले गए। तभी लू युआन ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। चेहरे पर मुस्कान थी। विलेज चीफ झो, आप बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ना लिखना क्यों सिखाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे भविष्य में इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करके अधिकारी बने? झो माओ ने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े महाशय, आप मुझे अपरिचित लगते हैं। आप शायद किसी दूसरे शहर से आए हैं। फिर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं बच्चों को पढ़ना लिखना इसलिए नहीं सिखाता कि वे अधिकारी बने। मैं चाहता हूं कि वे सही और गलत में अंतर करना सीखें। भले ही वे कभी अधिकारी न बन पाए, लेकिन ज्ञान उन्हें पूरी जिंदगी की मेहनत और खेती से कहीं अधिक लाभ देगा। यह सुनकर लू युआन के मन में झो माओ के लिए सम्मान और बढ़ गया। वह सचमुच दूरदर्शी और बुद्धिमान व्यक्ति था। शाम होने पर जब सारे बच्चे अपने घर लौट गए, तब झो माओ ने लू युआन को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचे, अचानक झो माओ मुड़ा और अगले ही पल घुटनों के बल बैठकर गहरा प्रणाम कर दिया। पवित्र प्रभु को प्रणाम। यह देखकर लू युआन सचमुच चौंक गया। इतनी जल्दी पहचान लिया? यह कैसे संभव है? तुमने मुझे कैसे पहचाना? झो माओ ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, पवित्र प्रभु, भले ही आपने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन आपका और आपकी आवाज साधारण बूढ़े व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ आए केवल 3 दिन हुए हैं और पिंगजियांग प्रीफेक्चर में फैली महामारी अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इस समय बाहरी लोग यात्रा करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे में किसी अनजान बूढ़े व्यक्ति का सीधे किंगजियान गांव के स्कूल में आना बहुत असामान्य बात है। मैंने सुना है कि अमर लोग अनगिनत रूप बदलने की डिवाइन एबिलिटी रखते हैं, इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप ही पवित्र प्रभु हैं। लू युआन कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया, चूंकि तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। मैं इस बार पहाड़ से नीचे केवल मानव जीवन का निरीक्षण करने आया हूँ। वह कुछ पल रुका, फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने हाथ हिलाया, तुरंत पास बैठी एक आवारा बिल्ली बदलकर उसी ब्लडलाइन वाले चमकदार जीव में बदल गई। झो माओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लू युआन वास्तव में अपनी पूजा वेदी के लिए कुछ विशेष भेंट भी जुटाना चाहता था। उसे सोना और चांदी पसंद थे, लेकिन वह जानता था कि सोना और चांदी मनुष्यों की मुद्रा है, उन्हें सीधे देवताओं को चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। यह दृश्य देखकर झो माओ तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में श्रद्धा और भी गहरी हो चुकी थी। महाराज, आपकी डिवाइन पावर सचमुच असीम है। आज इस बूढ़े आदमी का ज्ञान सच में बढ़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर उठाया। लॉर्ड जुआनजुन, इस बूढ़े आदमी के पास एक सुझाव है, एक ऐसा तरीका जिससे आपकी वेदी के लिए बड़ी मात्रा में सोना और चांदी प्राप्त हो सकती है। लू युआन की रुचि जाग उठी। बताओ, झो माओ ने गंभीर स्वर में कहा। किंगलोंग पर्वत के नीचे ब्लैक बेयर नाम का एक डाकू सरदार रहता है। वह कई वर्षों से बेयर विलेज में अपना अड्डा बनाए हुए है। आसपास के अनगिनत गांवों को लूटकर उसने अपार सोना चांदी जमा कर रखा है। वह बेहद निर्दयी और क्रूर व्यक्ति है। न जाने कितने लोगों का जीवन उसने बर्बाद किया है, फिर भी सरकार उसे पकड़ने में हमेशा सुस्त रही है। झो माओ की आवाज और धीमी हो गई। इस बूढ़े आदमी ने गुप्त रूप से सुना है कि ब्लैक बेयर का स्थानीय काउंटी
मजिस्ट्रेट से संबंध है। लूट का अधिकांश धन उसी मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया जाता है। सरकारी अधिकारियों और डाकुओं की मिलीभगत उसके चेहरे पर स्पष्ट घृणा दिखाई दे रही थी, लेकिन लू युआन ने केवल हाथ हिलाया। बस इतना जानना काफी है, अब मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ समय बाद दोनों किंगलोंग पर्वत के पास स्थित लुआशी गांव पहुंचे। जैसे ही वे गांव के भीतर दाखिल हुए, एक अजीब सन्नाटा उनका स्वागत करने लगा। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। कभी कभार कोई ग्रामीण खिड़की से झांकता, लेकिन जैसे ही वह बाहर किसी को देखता, तुरंत वापस छिप जाता, मानो पूरा गांव भय के साए में जी रहा हो। झो माओ रुक गया। उसने भारी सांस भरी। महाराज, यह लुआशी गांव उन गांवों में से है जिन्हें डाकुओं ने सबसे अधिक सताया है। यहाँ के लोग इतने भयभीत हैं कि जरा सी आवाज सुनते ही छिप जाते हैं। उन्हें हर पल डर रहता है कि कहीं डाकू फिर वापस न आ जाए। लू युआन ने पूछा, तो फिर ये लोग कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाते? झो माओ ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपको शायद पता नहीं, आजकल हर जगह टैक्स, लेवी और तरह तरह के सरकारी शुल्क लगाए जाते हैं। लोग बेघर हो चुके थे, और अगर वे वहां से चले भी जाते तो उनके पास बसने के लिए कोई नई जगह नहीं थी। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी धरती पर बिताकर बड़े हुए थे। अपने वतन को छोड़ना उनके लिए मौत जैसा था। मैं इस युग का इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी बेबसी और दर्द साफ महसूस कर सकता था। मेरे दिल में गुस्से की लहर उठी। इस अस्तव्यस्त दुनिया में आम लोग दुख झेल रहे थे, भ्रष्ट अधिकारी खुलेआम घूम रहे थे, और डाकू गांवों को तबाह कर रहे थे। और चूंकि मेरे पास शक्ति थी, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। उसी समय पीछे से धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। एक कोने में एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उसके दोनों हाथ उसके सिर को ढके हुए थे और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह अचानक सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्या आप कोर्ट के भेजे हुए ऑफिसर हैं? कृपया हमें बचा लीजिए, कृपया मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिलाइए। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोर्ट का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। लेकिन अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी की आंखें लाल हो गईं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया। वे डाकू बहुत ज्यादा थे। उनके पास तलवारें थीं, बंदूकें थीं, और मैं सिर्फ एक आदमी था। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी आवाज कांपने लगी। कुछ दिन पहले वे हमारे गांव आए। उन्होंने सब कुछ लूट लिया और मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। कुछ क्षणों तक केवल सन्नाटा रहा। फिर मैंने कहा, चलो। मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वह आदमी दौड़कर मेरे पास आ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ बदले की आग थी। मैं आपके साथ चलूंगा, अगर मर भी गया तो भी अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लेकर मरूंगा। मेरा नाम वांग हू है, मैं भालुओं को जानता हूँ। तभी मेरे साथ मौजूद व्यक्ति ने कहा, भाई वांग हू, किले के इलाके में तुम्हारी मदद की जा सकती है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह एक पवित्र भगवान है, स्वर्ग से उतरा हुआ सच्चा अमर, जिसने अपना जीवन लोगों को दुख से बचाने के लिए समर्पित किया है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार का बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगा। वांग हू स्तब्ध रह गया। फिर उसने संदेह भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने कोई लंबी बात नहीं की, बस अपना हाथ उठाया। अगले ही पल ताबीज की दिव्य शक्ति वांग हू के पूरे शरीर को घेरने लगी। उसके शरीर पर मौजूद सभी घाव पल भर में भर गए। मैंने शांत स्वर में पूछा, अब यकीन हुआ? वांग हू ने अपने शरीर में फैलती गर्माहट और राहत को महसूस किया। उसकी आंखें फैल गईं। फिर वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। पवित्र भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लेने दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। मैंने उसे उठने का संकेत दिया। मैं तुम्हें अपने ही हाथों से अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लेने दूंगा। इसके बाद हम तीनों आगे बढ़ते रहे। करीब आधे घंटे बाद
आखिरकार हम बे स्ट्रॉन्गहोल्ड के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। ऊंची दीवारों के ऊपर हथियारबंद डाकू खड़े थे। कुछ शिकार कर रहे थे, कुछ आपस में बहस कर रहे थे, और उन सबका नेता था हेइजू। उसने अपनी एक आंख चौड़ी की और जोर से हंस पड़ा। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई बे स्ट्रॉन्गहोल्ड तक आने की? क्या तुम मौत को दावत देने आए हो? मैंने उसकी ओर देखकर ठंडी हंसी उड़ाई। तुम जैसे निर्दयी जानवरों ने गांव लूटे हैं, निर्दोष लोगों को मारा है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। फिर मैंने वांग हू की ओर देखा। जाओ, अपने हाथों से अपने परिवार का बदला लो। मैंने मंकी तालिस्मन और हॉर्स फीनिक्स स्पेल की दिव्य शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा किया। चमकती रोशनी का एक गोला बन गया। फिर मैंने वह शक्ति वांग हू के शरीर में प्रवाहित कर दी। अगले ही पल उसका शरीर मुड़ने और बदलने लगा। मांसपेशियां फूल गईं, हड्डियां टूटकर फिर से जुड़ने लगीं। एक भयानक गर्जना के साथ भीड़ के बीच एक विशाल खूंखार बाघ प्रकट हुआ। वांग हू ने अपने पंजों की ओर देखा। उसका दिल उत्साह और उन्माद से भर उठा। यह शक्ति थी, यह बदले की शक्ति थी। उसी समय मैंने एक जंगली बिल्ली को एक दुबले पतले पिक्स्यू में बदल दिया और उसे छोड़ दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, जाओ, इसके साथ अच्छी लड़ाई करो। अगले ही पल बाघ डाकुओं के पहले समूह पर टूट पड़ा। धड़ाम, कई डाकू चीखते हुए जमीन पर जा गिरे। चारों तरफ खून बिखर गया। घबराए हुए डाकुओं ने तलवारों और भालों से हमला शुरू कर दिया, लेकिन बाघ बिना रुके आगे बढ़ता रहा। हर घाव अगले ही पल भर जाता था। दूसरी तरफ पिक्स्यू हवा में उछल रहा था। डाकुओं के छोड़े हुए तीर उसके शरीर से टकराकर सिर्फ खनकने की आवाज कर रहे थे। उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। डाकुओं के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। वे पीछे हटने लगे। तभी हेइजू ने खुद को संभाला। उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, तुम लोग किस बात से डर रहे हो? वे सिर्फ दो जानवर हैं, उन्हें मार डालो। जो भी उन्हें मारेगा उसे चांदी और तेल का इनाम मिलेगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिक्स्यू बिजली की तरह उसकी तरफ झपटा। एक ही पंजे के वार से हेइजू हवा में उड़ गया। धड़ाम, उसका शरीर पहाड़ी किले की ड्रैगन मूर्ति से जा टकराया। वह वहीं ढेर हो गया। अपने नेता को गिरता देखकर बाकी डाकुओं का मनोबल टूट गया। उन्होंने हथियार फेंक दिए और भागने लगे, लेकिन बाघ और पिक्स्यू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पूरा किला चीखों से गूंज उठा। जल्द ही आग की लपटें भी उठने लगीं। बचे हुए डाकुओं ने देखा कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपने धनुष उठाए और मेरी तरफ निशाना साध लिया। उस जादूगर को मार दो, अगर वह मर गया तो हम बच जाएंगे। अगले ही पल असंख्य तीर मेरी तरफ उड़ते हुए आए। तीर इतने घने थे कि आसमान तक ढक गया। मैंने उन्हें देखा और मन ही मन हंसा। क्या मजाक है? अगर आर्मर मिलने के बाद भी मैं तीरों से मारा जा सकता हूं, तो मुझे अपनी डिवाइन पावर इस्तेमाल करना ही बंद कर देना चाहिए। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल सभी तीर हवा में जलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य आग ने उन्हें निगल लिया हो। तीर एक एक करके राख बनते गए। डाकू स्तब्ध रह गए और उसी क्षण बाघ और पिक्स्यू उन तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में पूरी लड़ाई समाप्त हो गई। सभी डाकू मारे जा चुके थे। इसके बाद वांग हू के शरीर से डिवाइन पावर समाप्त होने लगी। वह धीरे धीरे वापस इंसान बन गया। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे भगवान, धन्यवाद। मैंने आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले लिया। अब वे शांति से रह पाएंगे। उन्हें वह न्याय मिल गया जिसके वे हकदार थे। समय बीतता गया। चौथे दिन की सुबह घना कोहरा पूरे क्षेत्र पर छाया हुआ था। ली चेन बोन गार्ड के 4 सदस्यों को साथ लेकर शहर से बाहर निकला। यात्रा के दौरान वे कई गांवों से गुजरे, लेकिन हर गांव एक जैसा था, सुनसान, वीरान, खाली। जहां कभी लोगों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। कई गांव पूरी तरह उजड़ चुके थे। यह दृश्य देखकर ली चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से अपनी बांह से एक नक्शा निकाला। फिर वह हर तबाह और खाली पड़े गांव पर एक एक निशान लगाने लगा।